अब आगे हम ये जानने की चेष्टा करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि नीति शास्त्र विज्ञान कैसे है और वह आदर्श मूलक विज्ञान कैसे है। अब हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि नीति शास्त्र जो है वह लागू किन पर होता है। तो नीति शास्त्र जो है वह सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हैं, बहुत छोटे बालक हैं या पशु हैं, उनके कर्मों का नीति शास्त्र मूल्यांकन नहीं करता। तो मनुष्य के जो कर्म हैं उनको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं ऐच्छिक कर्म, दूसरे होते हैं अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म तो वे होते हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता और जिन्हें करने या नहीं करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होता। जैसे पाचन क्रिया, हृदय की धड़कन, रक्त संचार, ये जो सारी क्रियाएं हैं ये मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परंतु ये क्रियाएं जो है वह मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। वो जानबूझकर स्वयं नहीं करता है। इन क्रियाओं को हम अनैच्छिक कर्म कहते हैं। इस प्रकार जो मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्ति होते हैं, बहुत छोटे बालक होते हैं, पशु होते हैं, उनके कर्म भी अनैच्छिक कर्म माने जाते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र इच्छा से सोच समझकर उन कर्मों को नहीं करते। वह ये कर्म कुछ ऐसी शक्तियों के वशीभूत होकर करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। तो नीति शास्त्र जो है वह अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि इस संबंध में कर्ता को किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। मनुष्य नीति शास्त्र जो है वह ऐच्छिक कर्मों के लिए मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करता है, क्योंकि इन्हीं के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिन कर्मों पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, जिन्हें वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कर सकता है या छोड़ सकता है, उन्हें हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। ये कर्म मनुष्य जानबूझकर सोच समझकर करता है, किसी बाह्य या आंतरिक विवशता के कारण नहीं करता है। इन कर्मों के लिए मनुष्य को उत्तरदायी भी माना जाता है। इन्हीं ऐच्छिक कर्मों को आचरण की संज्ञा दी जाती है। तो नीति शास्त्र केवल इन्हीं कर्मों का मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र ये बताता है कि इनमें कौन से कर्म जो है वह उचित हैं और कौन से कर्म जो है वह अनुचित हैं। अपने इस निर्णय के समर्थन में नीति शास्त्र जो है वह पर्याप्त कारणों और तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। नीति शास्त्र जिन कर्मों का मूल्यांकन ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है, उनमें अधिकतर ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य को जिन्हें करते समय ये ज्ञान होता है कि वो ये कर्म कर रहा है। उदाहरण के लिए किसी बाह्य विवशता के कारण कोई मनुष्य जो है वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा होता है, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार यह कार्य कर रहा होता है। विपत्ति काल में जब कोई किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो उसे यह ज्ञान होता है कि मैं अमुक व्यक्ति की सहायता कर रहा हूँ। ये सारे कर्म जो होते हैं वह सचेतन होते हैं और इन्हें हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। परंतु कुछ कर्म जो है मनुष्य यंत्रवत करता है, उन्हें सोचने समझने या प्रयत्नपूर्वक उसके लिए ध्यान वह केंद्रित नहीं करता है। इसे हम आदत या अभ्यास भी कह सकते हैं। ऐसे कर्म जो है वह मनुष्य उन्हीं आदतों के कारण करता है। इन्हें हम अभ्यास जन्य कर्म भी कह देते हैं। तो आदत से विवश होकर किसी कंजूस को एक भी पैसे की बचत नहीं करना, किसी अपराधी के द्वारा बार बार जो है वह अपराध करता है, तो ये सारी बातें हैं जो वह अभ्यास जन्य कर्मों के उदाहरण कहलाते हैं। ऐसे कर्मों को भी ऐच्छिक कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि आदत पड़ने से पहले तो मनुष्य ने ये सारे कर्म जो है वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से और ऐच्छिक कर्मों के अनुसार ही किए थे। ऐच्छिक कर्मों के औचित्य या अनौचित्य के संबंध में निष्पक्ष निर्णय दे सकते हैं और तर्क संगत मूल्यांकन कर सकते हैं, और यही नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। नीति शास्त्र केवल है वह सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है, जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य जो है वह दूसरों के साथ मिलकर रहते हुए सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता के संबंध में ही नीति शास्त्र का महत्व हमने देखा। यदि मनुष्य बिल्कुल अकेला रहता और उसके कर्म
अन्य व्यक्तियों के कर्मों को न तो प्रभावित करते, न उनके द्वारा प्रभावित होते, तो नीति शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु सभी मनुष्य सामान्य मनुष्यों को जन्म से मृत्यु तक किसी समुदाय में रहकर सामाजिक जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए उनके अधिकतर कर्म जो होते हैं वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे के जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं। मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों एवं स्वार्थों में भेद और विरोध के कारण उनमें परस्पर संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करना जो होता है वह कठिन हो जाता है। और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए नीति शास्त्र का विकास हुआ। नैतिक नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है, और जिनके द्वारा समाज में यथासंभव अधिक से अधिक व्यवस्था और सामंजस्य की स्थापना की जा सके। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र जो है वह सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले साधारण मनुष्यों के लिए नीति शास्त्र का विशेष महत्व होता है। अब हम जो आगे बात करते हैं वह यह है कि नीति शास्त्र मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है। और नीति शास्त्र के लिए यह बताना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म का क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक विस्तृत होता है। सभी मनुष्यों की परिस्थितियां भी जो होती है वह समान नहीं होती। तो नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतिपादन करता है, जिनके अनुसार लगभग समान परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों के स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति मुख्य कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके। इस संबंध में कभी-कभी एक प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या किसी ऐसे मूल सिद्धांत या आदर्श की स्थापना संभव है जो सभी परिस्थितियों में सभी मनुष्यों के समस्त कर्तव्यों को निर्धारित कर सके। इस प्रकार का उत्तर तो हम सोचते हैं कि वह नकारात्मक ही होगा, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन और उसके परिस्थितियां जो होती है वह जटिल होती है। तो कोई भी सिद्धांत या आदर्श औचित्य एवं कर्तव्य के संबंध में उसका सदैव ठीक ठीक मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत नियम, आदर्श या सिद्धांत तो प्रस्तुत कर सकता है जो सामान्य मनुष्यों को यह बता सके कि उन्हें किन मूल कर्तव्यों को पालन करना चाहिए और क्यों पालन करना चाहिए। मनुष्य के कर्तव्य के निर्धारण के संबंध में भी, मनुष्य का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए भी मूल सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास नीति शास्त्र का मुख्य ध्येय है। इसीलिए हम इसे आदर्श मूलक विज्ञान कहते हैं।